स्टार्ट करते हैं 10th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 4 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एग्रीकल्चर। सो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। यानी कि अगर हम एग्रीकल्चर के एंगल से देखें तो इंडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है। क्यों इम्पॉर्टेंट है वो देखते हैं। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। मतलब अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन को लेके चलें तो उसमें से 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उन्हीं कामों में लगी हुई है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। नाउ एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी है, सबसे प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है, पैकेजिंग प्रोसेसिंग बात की चीजें हैं, बट जो खाना हमें मिल रहा है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी हैं वो सब कहाँ से आ रही हैं, वो सब एग्रीकल्चर से आ रही हैं। Beside food grains, it also produce raw material for various industries। ठीक है, अगर हम फूड ग्रेन हटा देते हैं कि फूड ग्रेन नहीं और चीज़ों को देख के चलते हैं, तो रॉ मटेरियल्स भी बहुत सारी। अगर एक नॉर्मल चीज़ बोलती हूँ मैं आपको कि कोई छोटी मोटी चीजें हैं, कॉटन है, ठीक है, कॉटन को खाते तो नहीं है लेकिन कॉटन को पहनते हैं, तो वो एक रॉ मटेरियल है किसी और इंडस्ट्री के लिए। वो कहाँ से आ रहा है, वो आपकी कॉटन की क्रॉप से आ रहा है। सो वो रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करता है फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, बट कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, टी, कॉफी, स्पाइसेस एटसेट्रा। इनको वी डू नॉट कंज्यूम कि हम इनको खाते हैं, बट हम इनको यूज करते हैं, या इनकी अपनी अलग क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज हैं जिसमें इनको यूज किया जाता है। सो एक एग्रीकल्चर की बात करते हैं, बेसिक चीज है लेकिन सबके सब उस पर डिपेंडेंट है। नाउ टाइप्स ऑफ फार्मिंग पे हम आएंगे और इस पार्ट में हम लोग यही पढ़ेंगे, ये पार्ट 1 है। एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। यानी कि बहुत पुरानी, जो हमारी कंट्री में बहुत पुरानी ये एक्टिविटी है जिसको स्टार्ट किया गया था बहुत शुरू में। ओवर दीज ईयर कल्टिवेशन methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how and social cultural practices। देखो कोई भी चीज है वो चेंज होती है, ठीक है। एक टाइम पे एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया गया था, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जो चीजें बहुत सालों पहले यूज हो रही हो सेम अब भी वैसे ही होंगी। अब उनको करने का तरीका आसपास की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसा तो नहीं कि पहले किसी एनिमल के थ्रू, अभी भी लोग करते हैं, पूरा हल जिसे कहते हैं जोतते थे, लेकिन अब बहुत सारी क्या कहते हैं मशीन्स आ चुकी हैं, ऐसे व्हीकल्स लोगों के पास आ चुके हैं कि उनका काम आसान हो गया है। तो ये तो कोई बात नहीं है ना कि हमारा काम आसान हो गया है, हम बोलेंगे नहीं हम वो पुराने तरीके से करेंगे जो थोड़ा मुश्किल वाला था, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे देखने वाली है। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सटेंस टू कमर्शियल टाइप, अलग अलग तरह से होती है, खुद के सर्वाइवल के लिए भी होती है, कमर्शियल टाइप भी होती है, यानी कि उसको बेचने के लिए भी किया जाता है। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड। अगर हम अभी की बात करें अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में, तो ये सारी फार्मिंग सिस्टम्स हैं जो प्रैक्टिस किए जाते हैं, एक बार देख लेते हैं। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, इसको समझते हैं कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। कुछ जगह पे ये अभी भी करी जाती है ये वाली फार्मिंग। Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dao and digging sticks and family community labor। देखो प्रिमिटिव होता है, जैसे कि अगर नॉर्मली बात करूं तो कोई चीज जो पहले आई, ठीक है। तो जब ये बात बोल रहे हैं प्रिमिटिव टूल, बार बार रिपीट करें, मतलब उस टाइम पे जो बेसिक चीजें यूज होती थी पहले के जमाने में, जो चीजें यूज होती थी वो अब भी यूज हो रही हैं, ठीक है। वो इन टेक्निक्स में उन्हीं को यूज करते हैं। जैसे कि अगर मशीन्स को यूज करें तो वो एडवांस हो गया, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, पुरानी चीजें ही यूज करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड suitability ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रोन। ओके, ये वाला पॉइंट और पढ़ते हैं। ये जो फार्मिंग होती है ये डिपेंड करती है मॉनसून पे, कितनी बारिश आ रही है कितनी नहीं आ रही, ठीक है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल जिसमें जिस भी क्रॉप को उगाया जा रहा है उसकी नेचुरल फर्टिलिटी कैसी है, मतलब कि वो कितनी उपजाऊ है।
एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप ग्रोन। जब कोई क्रॉप ग्रो करते हैं ना तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उस क्रॉप को, उसके प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक मॉनसून और सॉइल के ऊपर नहीं जाएंगे, बहुत सारी और भी चीजें हैं, ठीक है। इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको क्या बोलते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। फार्मर्स, अब इसको क्यों बोलते हैं? बर्न वर्ड आया है तो मतलब कहीं ना कहीं तो आग लगेगी। स्लैश का मतलब क्यों यूज हुआ है वो अब हम पढ़ेंगे। फार्मर लोग क्या करते हैं? दे क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। नाम ही सस्टेनेंस फार्मिंग है, बट नॉर्मली इन्होंने क्या बोला कि फार्मर्स एक लैंड का जो पार्ट होता है उसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है, उस पर कुछ सीरियल्स वगैरह, दालें वगैरह प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी फैमिली सरवाइव कर सके। उसको बेचेंगे, उसको यूज करेंगे, जो भी है। वैसे तो बेचने का नहीं, खुद के हिसाब से ही होता है कि वो खुद के लिए प्रोड्यूस कर पाए। When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. यानी क्या होता है? जब सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो गई, तो फार्मर शिफ्ट कर जाता है एंड क्लियर करता है एक फ्रेश पैच ऑफ लैंड को कल्टीवेशन के लिए। फार्मर ने क्या किया? खुद भी शिफ्ट हो गया और एक नए पैच ऑफ लैंड को वो क्लियर कर देता है ताकि वहां पे कल्टीवेशन हो सके। नाउ इस टाइप की शिफ्टिंग से क्या होता है? जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो नेचुरल वे में रिप्लेनिश होती है, मतलब वापस आ जाती है। अगर समझ लो एक जगह पे आपने मतलब पूरा लैंड साफ किया, वहीं पे आपने खेती करते गए करते गए करते गए, तो क्या होगा? एक दिन उसकी फर्टिलिटी बिल्कुल खराब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब वो नेक्स्ट पैच ऑफ लैंड पे मूव करते हैं, एक पैच ऑफ लैंड पे ग्रो करने के बाद, तो उससे फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, ठीक है ना। उसमें लिखा भी है दिस रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, यानी कि नेचुरल प्रोसेसेस से जो फर्टिलिटी होती है वो रहती है, रिप्लेनिश रहती है। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट। यहाँ पे लैंड प्रोडक्टिविटी, कितनी फसल हो रही है, देखो मैं एक प्रोडक्टिविटी समझा देती हूँ। समझ लिया आपके पास दो लैंड है, ठीक है, यहाँ पे कुछ बहुत बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ इतने से एरिया में आपकी क्रॉप उगी है और यहाँ पे आपकी पूरे के पूरे एरिया में क्रॉप उगी है, तो प्रोडक्टिविटी कहाँ पे ज्यादा है? उपजाऊ कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि ऐसे लैंड पे, इस टाइप के एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफी कम रहती है, क्योंकि फार्मर को प्रॉपर फर्टिलाइजर्स या फिर मॉडर्न टेक्निक यूज नहीं करने को मिलती। भाई वो हर प्रिमिटिव चीजें यूज कर रहा है फार्मर, जो है, जो भी उसके पास अवेलेबल है या जो बहुत स्टार्टिंग में यूज हुई थी वो चीजें यूज कर रहा है। प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, जब उसके पास फर्टिलाइजर्स नहीं है और मॉडर्न इनपुट्स नहीं है, मॉडर्न जो नई चीजें नहीं है, तो कैसे उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इसको कैसे जाना जाता है? अलग अलग नामों से जाना जाता है। अच्छा, एक और चीज, अगर हम बात करें, इसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं कई जगह पे। ये इंडिया में नॉर्थ ईस्ट जगह पे होता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। देखो आया, नेक्स्ट आया है, इट इज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। इसको झूमिंग बोलते हैं कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड में। एंड पेमलाओ इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये उन्होंने क्या बताया कि अलग अलग जगह पे इसको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। नाउ झूमिंग लिखा हुआ है। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, कॉनुको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राजील, मसोले इन सेंट्रल अफ्रीका, लद्दाख इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। ये नाम लिखे हुए हैं कि कहाँ पे क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। इसको इतना हर याद मत रखना, बट एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछते, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए होता है, बट यू शुड नो एटलीस्ट 3 to 4 नेम्स। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार और दहिया इन मध्य प्रदेश। इंडिया की बात करें तो मध्य प्रदेश में उसको बेवार या दहिया बोलते हैं। पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पामाडाबी और कोमन और ब्रिंगा इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वालरे और वॉल्ट्रे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन द हिमालयन बेल्ट, कुरुवा इन झारखंड एंड झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। झूम कल्टीवेशन मोस्टली बोला जाता है, सुना जाता है इसी वर्ब से, ठीक है। स्लैश एंड बर्न भी काफी बोलते हैं, वो तो एक पढ़ने के लिए टर्म हो गया, बट एक होता है ना लोकल लोग जो उसको यूज करते होंगे कि हाँ, जैसे हमारे अपने अपने रीजन की, अपने अपनी लैंग्वेज की एक लोकल वर्ड होता है हर चीज के लिए, तो वो उनके लिए है। बट नॉर्मली यू कैन लर्न इट बाय झूम कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, राइट। सो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं।
Now, Rinja lived with her family in a small village at the outskirt of Deepu in Assam. असम में एक जगह है दीपू, वहां पे रिंजा रहती है, छोटी सी विलेज में, ठीक है. शी एंजॉयज watching her family members clearing, slashing and burning a patch of land for cultivation. उसको काफी अच्छा लगता है, मतलब उसको मजा आता है जब उसकी फैमिली मेंबर को वो देखती है कि वो क्लियर कर रहे हैं, एक पैच ऑफ लैंड को पूरा साफ कर रहे हैं, उसको बर्न कर रहे हैं, ठीक है. शी ऑफन हेल्प देम इन इरीगेटिंग द फील्ड्स विद वाटर रनिंग थ्रू अ बैम्बू कैनाल फ्रॉम द नियर बाय स्प्रिंग. मतलब कि वो कई बार हेल्प भी कर देती है. लाइक जैसे क्या होता है, जब इरिगेशन होती है ना, सिंचाई होती है फील्ड की, तो पानी आता है बैम्बू कैनाल से, वो भी नॉर्थ ईस्ट में काफी देखने को मिलता है, बैम्बू के थ्रू ही पूरी कैनाल बनी होती है. शी लव्स द सराउंडिंग एंड वांट्स टू स्टे हेयर एज लॉन्ग एज शी कैन, बट दिस लिटिल गर्ल हैज नो आइडिया अबाउट द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड हर फैमिली सर्च फॉर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड इन द नेक्स्ट सीजन. तो उसको यहाँ पे बहुत एंजॉयमेंट, मतलब शी इज वेरी हैप्पी है कि उसको बड़ी खुशी है कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा है आसपास. लेकिन शी डजंट नो कि नेक्स्ट सीजन में उसकी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो जाएगी. देखो, स्लैश एंड बर्न या झूम कल्टीवेशन का मतलब ही यही है कि दे कैन नॉट बी फिक्स्ड एट वन प्लेस. यानी कि उनको कभी ना कभी तो मूव करना पड़ेगा, क्योंकि एक लैंड पे जब पूरा उन्होंने क्रॉप कर लिया, अब उसको रिप्लेनिश करने का टाइम आया, तो दे विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, राइट. नाउ दिस को हम पढ़ लेते हैं. इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड. ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे लैंड जो एरिया है ना, वहाँ पे पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एज इन आसपास जो लोग हैं वो काफ़ी बसे हुए हैं. तो ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, यहाँ पे लेबर की ज़रूरत होती है, लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत होती है. वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन. तो एक बार लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं. यहाँ पे क्या होता है, बायोकेमिकल इनपुट मतलब फर्टिलाइजर्स, खाद वगैरह, मतलब पेस्टिसाइड्स वगैरह डलते हैं, और इरिगेशन, सिंचाई यूज होती है हाई प्रोडक्शन के लिए. Though the right of inheritance leading to the division of land among successive generation has rendered landholding size uneconomical, the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. नाउ होता क्या है, ये जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, समझ लीजिए एक किसान है जिसके पास बहुत बड़ा लैंड है, ठीक है. अब क्या होगा, उसके दो बेटे हैं, उसको वो लैंड का पीस जो है वो डिवाइड करना है दोनों बेटों में. तो उसने, वो फार्मर ने अपने दोनों बेटों को आधा आधा दे दिया, तो जो इतना बड़ा लैंड का पार्ट था वो अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है. अब जो जिसके पास ये वाला लैंड जाएगा वो अपने बेटों को डिवाइड कर देगा. तो ऐसा करते करते सक्सेसिव जनरेशन में लैंड जो बचता है जिस पे फार्मिंग हो सकती है वो काफी छोटा साइज बचता है. तो नाउ उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि उस पे प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है. क्यों, एक जगह है जहाँ पूरा का पूरा बड़ा एरिया है, काफी सारे प्लांट्स उग पा रहे हैं, उस छोटे से जो भी पार्ट है उसके अंदर आपका कुछ भी नहीं उग पा रहा है, इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है. लेकिन यहाँ पे क्या बोला उसने, फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड. लेकिन फार्मर क्या करते हैं, चाहे उनके पास लिमिटेड साइज है लैंड का, कि बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन स्टिल उसमें से वो क्या सोचते हैं कि जितना फायदा हो सकता है ले ले, ठीक है, क्योंकि कोई और लाइवलीहुड का साधन नहीं है. दस देर इज इनर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड. इसलिए जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है, जहाँ पे थोड़ी खेती होनी चाहिए थी, सीजनल खेती होनी चाहिए थी, वहां पे एक के बाद खेती हो रही है, और काफी प्रेशर पड़ता है उस लैंड के पीस पे, ठीक है. दिस वॉज इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग. नाउ कमर्शियल फार्मिंग पढ़ लेते हैं. द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स. यानी कि बहुत सारी नई चीजें, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है उसके साथ जो नई चीजें आई हैं, वो सारी चीजें यूज होती हैं. जैसे कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ऐसे सीड्स यूज करना जिनकी यील्ड ज्यादा हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अच्छे हेल्दी प्लांट्स तो हो ही, साथ में यील्ड काफी ज्यादा हो. केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करना, पहले बहुत कम यूज होते थे, अब यूज होते हैं. इंसेक्टिसाइड्स यूज करना, इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो स्प्रे वगैरह डाले जाते हैं. पेस्टिसाइड्स को यूज करना ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है. द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. यानी कि एक रीजन में कौन सी क्रॉप बेची जाती है और दूसरे रीजन में कौन सी क्रॉप बेची जाती है, काफी डिफरेंस हो जाता है इसमें. जैसे कि राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा इट्स अ सब्सटेंस क्रॉप. यानी कि अगर हम बात करें चावल की,
तो हरियाणा और पंजाब में उसको अच्छे से बेचा जाता है, कमर्शियल क्रॉप है। लेकिन उड़ीसा पे जब हम आ जाते हैं तो वहां पे ये सब्सटेनेंस क्रॉप है, यानी वहां पे बस लोग अपना गुजारा करने के लिए उसको उगा रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि वो बेच रहे हैं। तो एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन, दीज थिंग्स चेंजेस। ठीक है, नाउ जस्ट अ मिनट। Plantation is also a type of commercial farming. In this type of farming, a single crop is grown on a large area. Plantation में क्या होता है, ये भी commercial farming है, बेचने के हिसाब से, benefit लेने के हिसाब से उगाई जाती है। इस टाइप की farming में क्या होता है, एक single crop को बहुत बड़े area में grow किया जाता है। The plantation has an interface of agriculture and industry. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांटेशन है, उसने एक वर्ड यूज किया, इंटरफेस होता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में। एक कनेक्शन है जिसमें आपस में चीजें चेंज होती हैं। तो प्लांटेशन के थ्रू क्या होता है, एग्रीकल्चर भी प्रॉपरली एसोसिएटेड है, ठीक है। और दूसरी चीज, इंडस्ट्रीज को बहुत बेनिफिट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। यानी कि काफी इन्वेस्टमेंट की जाती है प्लांटेशन में। वैसा नहीं है कि 15-20 मतलब छोटी छोटी प्लांट उगा दिया उसको प्लांटेशन बोल दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत बड़े एरिया में बहुत अच्छे से प्लांटेशन होती है, ठीक है। उसको वो लोग क्या बोलते हैं कि प्रॉपर एरिया में खूब इन्वेस्टमेंट करके लेबरर्स की हेल्प से वो प्लांटेशन करते हैं। जैसे एक नॉर्मल चीज बोलते हैं टी प्लांटेशन, तो उसका बेनिफिट क्या होगा, चाय पत्ती मिलेगी। अब वो चाय पत्ती सिर्फ एक जगह नहीं, बहुत अलग अलग जगह अलग अलग ब्रांड्स यूज करते हैं, इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है। तो टी प्लांटेशन की बात करें तो उसका लिंक कहाँ से निकला हमारा, देखो ये जो ऊपर वाली लाइन है, इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी आपस में एसोसिएटेड हो गए कि दोनों कैसे एक दूसरे के काम आते हैं, ठीक है। इंडिया में टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया में भाई कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो प्लांटेशन क्रॉप्स जिनको हम बोल सकते हैं, तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। कॉफी भी देख लो आप, तो ठीक है बोल दो कि मैम ब्रू और नेस्कैफे हो गया, बट ये तो नाम हो गया ब्रांड का। बट जो एक्चुअली चीजें हैं वो पूरी लिंक्ड हैं, वो इंडस्ट्री पूरी लिंक्ड है किस पे, प्लांटेशन पे। अगर मैं कॉफीज की बात करूं, चाय की बात करूं, तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री इन प्लांटेशन जो पूरा का पूरा हो रहा है उस पर डिपेंडेंट है। Tea in Assam and North Bengal, coffee in Karnataka are some of the important plantation crops grown in these states. यानी कि असम में टी और नॉर्थ बंगाल कॉफी, कर्नाटका में वो क्या है, काफी इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं जो इन स्टेट्स में उगाई जाती हैं। Since the production is mainly for market, a well-developed network of transport and communication connecting the plantation area, processing industries and market play an important role in the development of plantation। देखो, क्योंकि जो ये प्रोडक्शन हो रही है ये मार्केट के लिए हो रही है। टी वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉफी अपने दो जने मिलके थोड़ी कर रहे हैं कि बस हम पियेंगे किसी को नहीं बेचेंगे, वो लोग सबके लिए कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट फॉर द मार्केट। सो उसमें ट्रांसपोर्ट अच्छे से इन्वॉल्व होता है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उन एरिया से जहाँ पे प्लांटेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज जो आगे प्रोसेस करती हैं, पैकेजिंग करती हैं, वो सारी चीज़ें, और मार्केट, ठीक है, उसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी होते हैं। सो ये दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नीचे दो फोटो दे रखी है, बनाना प्लांटेशन दिखा रखा है साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, और बैम्बू प्लांटेशन दिखा रखा है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा देखा, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग देखा, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना है। कमेंट कर दीजिए आपको क्या चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ अच्छी लगी, नहीं लगी, सब बताइए, ठीक है। उसके अलावा बाकी के पार्ट जितने भी हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पेस्ट कर दूंगी, वरना कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी, वरना 10th क्लास ज्योग्राफी प्लेलिस्ट खोल के देखिएगा आप मेरे चैनल पे जाके, प्लेलिस्ट में या होम पेज में 10th क्लास के नीचे, वहाँ भी आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।